शादी से पहले अगर प्यार करे इंसान तो वो गुनाह नहीं कहलाता। और अगर शादी के बाद करे तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके थे और इस बीच में मेरे एक बेटी भी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत में दाग लगना हो तो वो किसी भी उम्र में लग जाता है। शादी से पहले मैंने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा था। शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरी ज़िंदगी में आ गए थे। बहुत खुशहाल फैमिली थी। रफ्ते रफ्ते मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। लेकिन मेरे हस्बैंड के पास है ना टाइम नहीं रहता था जो मुझे दें, क्योंकि हमारा कारोबार ही इस तरीके का था। अक्सर उन्हें कहीं ना कहीं जाना आना लगा रहता था। मैं शादी के टाइम पे भी परेशान थी। मैं उनसे अक्सर यही कहा करती थी कि आप इतनी दिनों के लिए मत जाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो यही कह देते थे कि कारोबार है, क्या करें, जाना आना तो पड़ता ही है इसके अंदर। और इस वजह से ना तो किसी दिन की छुट्टी होती थी और ना ही वो मुझे कहीं लेके जाते थे घुमाने के लिए। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ में मेरी कमी भी तो नहीं होती करते थे। वो जो भी मैं कह देती थी वो सारी चीज़ें मेरे लिए आ जाया करती थी। घर बार भी अच्छा था, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, पूरी फैमिली के अंदर मैं बहुत खुश थी। पर कहीं ना कहीं मुझे मेरे हस्बैंड की कमी महसूस हुआ करती थी। जिस टाइम मुझे उनकी ज़रूरत होती वो रहा नहीं करते थे। और इस तरह से ना मैं फ़ोन के अंदर ज़्यादा लगने लगी। फ़ोन में मैं इतनी खो जाया करती कि मुझे घंटों टाइम नहीं मिलता। अब तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि फ़ेसबुक पे बहुत ही अच्छा टाइम पास होता है, तुम फ़ेसबुक चलाया करो। ये गंदी आदत उसी ने डाली थी मुझे, वरना उससे पहले मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह देखा करती। और कभी किसी को कमेंट्स नहीं करा, कभी मैंने किसी का रिप्लाई नहीं, कमेंट्स आते नहीं थे तो रिप्लाई क्या करती मैं। मेरा अकाउंट बना हुआ था लेकिन मैं उस पर कुछ डालती भी नहीं थी। लेकिन फ़ेसबुक के ऊपर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं उस पर घंटों अपना टाइम निकालती। कभी कभी तो ऐसा होता कि हस्बैंड नहीं अगर आते ना रात में, तो मैं सुबह के 5 बजे तक फ़ोन देखा करती और फिर उसके बाद सोती। तो लाजमी है, सुबह में मेरी आँख नहीं खुलती तो मैं सास से कह देती थी कि बच्ची रो रही थी रात भर, इसके पेट में दर्द हुआ इसलिए मैं पूरी रात नहीं सो पाई, तो इसलिए देर से उठी। तो वो भी समझती थी कि बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे वालों के साथ अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था इस बात के ऊपर कि मैं क्या कर रही हूँ। अब तो मुझे मेरे हस्बैंड का आने का, जैसे रात में आते थे ना, तो उस दिन मुझे उलझन सी होती थी कि अब ये रुकेंगे रात में तो मैं फ़ोन नहीं चला पाऊँगी। और अगर मैं उनके सामने थोड़ा चलाने की भी कोशिश करती ना, तो वो ये कह देते थे कि मैं हूँ घर पे तो तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत। और मेरा फ़ोन हाथ में से छीन लेते और स्विच ऑफ करके रख देते। लेकिन मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने मुझे कमेंट्स करा, वहाँ से मैंने फ़ेसबुक के ऊपर उसे रिप्लाई करा। और रिप्लाई के साथ साथ पता नहीं किस तरीके से मेरे हाथ से टच हुआ या भूल के, या मेरी बच्ची रो रही थी उसमें उसमें से एक हार्ट चला गया और एक फूल था वो भी गया। इसी तरीके से वहाँ से भी रिप्लाई होने लगी। उन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा, फिर मैंने उन्हें भेजा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहती हो, तो मैंने पहले तो उन्हें अपना सही एड्रेस नहीं दिया। फिर उन इस तरीके से बात शुरू हो गई। रफ्ते रफ्ते मैं फ़ेसबुक के ऊपर उस लड़के के साथ में अटैच हो गई। वो रात रात भर मुझसे बातें करता, कुछ इस तरीके की बातें करता कि मैं भी जवान थी और वो भी, बस मैं उन बातों में खो गई। एक दिन उस लड़के ने कहा कि काफ़ी दिन से हम फेसबुक पे बातें कर रहे हैं, तकरीबन 4 महीने हो चुके थे, लेकिन ना तो मैं उसे जानती थी ना वो मुझे जानता था। बोलने लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, हम कहीं मिलेंगे। तो हमने एक रेस्टोरेंट चुना और हमने कहा कि हम वहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। हम दोनों वहाँ पर मिले। काफ़ी देर हमारी बात हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ही मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था, ना मैंने तुम्हें कभी देखा ना तुमने मुझे कभी देखा। और इस तरह से हमारी बातचीत शुरू हो गई। अब तो मैं रात रात भर उससे बातें करती, जब भी मन करता मैं घूमने चली जाती, बच्ची को घुमाने के बहाने से चली जाती और काफ़ी देर में मैं आया करती। मेरी सास को कई बार शक हुआ कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी, ना मैं वो दिल से काम करा करती थी, मैं तो उड़ी उड़ी रहने लगी थी। मेरा दिमाग उड़ा उड़ा रहने लगा। अब मुझे मेरे हस्बैंड में भी दिलचस्पी नहीं थी। अक्सर वो कहते कि तुम पहले की तरह नहीं रही हो, तो मैं कहती थी कि तुम भी तो टाइम नहीं देते हो मुझे, तो मैं पहले की तरह कैसे रह सकती हूँ। और बस उन्होंने भी इस बात के ऊपर से बात को कट कर दिया और वक्त गुजरता रहा।
तकरीबन 2 साल हमारे इस तरह से गुज़र गए। इस बीच में मैं कई बार उससे होटल में मिलने गई, कई बार हम लोग बैठे, बातचीत करी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि ऐसे हम कब तक मिलते रहेंगे, क्यों ना ऐसा हो जाए कि तुम और मैं अपनी दुनिया, अपना जहाँ कहीं अलग बसाए। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ में बच्ची का साथ है, अब मैं बच्ची को ये साथ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं बच्ची को लेकर आऊँ। तो उसने कहा कि नहीं, बच्ची को नहीं लाना, क्योंकि अभी हमारे नए नए दिन रहेंगे, फिर बाद में हम बच्ची को मंगा लेंगे और ले लेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल बच्चा छोटा है, इसको वहीं रहने देना। मेरी बेटी अभी तलक 2 साल की हो चुकी थी, वो मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती थी और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन इश्क ने मेरे दिमाग को इतना ख़राब कर दिया कि मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, और दिल को मजबूत करा और यही सोच लिया कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे हस्बैंड अपने काम से बाहर जाया आया करते थे, मैं भी बाहर जाने आने लगी थी। किसी को किसी बात का शक नहीं हुआ और मैं उस लड़के के साथ में चली गई। शाम तक जब मैं घर पे नहीं पहुंची, सब लोगों ने कॉल करा, मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सिम निकाल के फेंक दी। पुलिस ने भी मेरी जानकारी करने की कोशिश करी। फिर मुझे जब पता चला इस बात का कि पुलिस भी मुझे देख रही है, क्योंकि छान पीछान कर रही, क्योंकि मैं घर से गहने वगैरह भी लेकर आई थी, मैंने फ़ोन के अंदर फिर से एक सिम डाली और मैंने उससे अपने हस्बैंड को मैसेज करा कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुकी हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता था, आज मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और इस तरह से है ना, मैंने उसको मैसेज करके और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उस लड़के के साथ में मैं जिस होटल में रुकी थी, वहाँ हम 15 दिन तक रुके रहे। जो भी मेरे पास पैसे थे वो सब मैंने उसके हवाले कर दिए, गहने भी उसको दे दिए, गहने भी उसने रखे और जो पैसे थे उससे उसने होटल का भाड़ा वगैरह भरा। लेकिन जब हमारे पैसे ख़त्म होने लगे तो वो कहने लगा कि मैं गहने बेच दूँगा। मैंने उससे कहा नहीं, गहने नहीं बेचना, ये तो आड़े वक्त के काम आएंगे हमारे। फिर वो कहने लगा कि ऐसा है कि मैं गहने बेचूंगा, और इस बात के ऊपर से हमारी बात बढ़ने लगी, लड़ाई हो गई हमारे बीच में। अभी तक मैंने उसका एक ही रूप देखा था, प्यार वाला, लेकिन जब मैंने उसकी लड़ाई वाला रूप देखा और उसने मेरे मुंह पर हाथ उठाया तो मैं बड़ी दग की दग रह गई, क्योंकि शादी के इतने साल के बाद भी मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे ना तो ऊँची आवाज़ में बात करी थी और ना ही मुझे मारा था, कभी हाथ भी नहीं लगाया था। तो मारने की तो बहुत दूर की बात है। जब मैंने उसका ये रूप देखा तो मैंने शाम में उससे माफ़ी मांगी और वो कहने लगा कि मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। मैंने उसका वो रूप देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि तुम मुझे अपने घर लेके जाओ ताकि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। उसने मुझसे कहा कि मैं घर तो नहीं लेके जा सकता तुम्हें, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहता, और उस तरफ किसी को भी नहीं पता था कि मैं उसके साथ आई हूँ, क्योंकि ये फेसबुक का प्यार था, किसी को पता ही नहीं चलता इस प्यार का। बस हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। उसने मुझे वहाँ ले जाने से भी मना कर दिया, और होटल में मैं कितने दिन रुकती। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने उससे कहा कि अब होटल के अंदर हमें 20 दिन गुजर चुके, हमारा आधे से ज़्यादा पैसा तो इसी में चला गया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं गहने बेचूंगा, और इस बात पे फिर हमारी लड़ाई हुई। मैंने उसको एक चैन निकाल करके दे दी और कहा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये चैन बेच दो तुम, ये मेरी माँ के यहाँ की है, और इसको बेचने के बाद में जो भी पैसा हो जाएगा उससे हम एक रूम ले लेंगे किराए पे और कुछ दिन वहाँ रहेंगे। तो वो बोला ठीक है। अब रात के टाइम पे उसने क्या करा, मेरा सूटकेस के अंदर से मेरे सारे गहने निकाले, मेरे कपड़े ऐसे छोड़े, और बस उसके अंदर 100-200 रुपये की जितने छोड़े, बाकी सब पैसे लेके और जो गहने थे सब लेके, और वो वहाँ से चला गया। मैं सुबह में जब मैंने उठ के देखा तो वो था नहीं, मैंने सोचा शायद कहीं से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ लेने गया हो, लेकिन दोपहर के 12 बजे तलक भी जब वो नहीं आया तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने फ़ौरन बैग देखा, बैग के अंदर देखा तो कोई भी गहना नहीं था मेरे पास, ना मेरे पैसे थे, ना मेरा कोई सामान था। बाकी जो उसे ले जाना था वो सब कुछ ले गया था। अब मैं मुंह देख रही थी कि अब मैं क्या करूं, इस होटल से निकलूंगी तो मुझे किराया देना है, कैसे मैं दूं, क्या करूं। मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, स्विच ऑफ आ रहा था उसका फ़ोन। फिर मैंने जो होटल के मालिक थे उनसे बात करी और उनसे कहा कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ। उन्होंने इतने गंदे लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करे कि मैं उनका भी मुंह देखती रह गई। धक्के दे के मुझे उस रूम से निकाला उन लोगों ने, और फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ।
मैंने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करा और कहा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आई हुई हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। उन्होंने ये कहा कि तुम जिसके साथ गई थी मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब तुम मेरे किसी काबिल नहीं रही हो, अब तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओ। ये मेरी शराफत है कि मैंने पुलिस केस नहीं करा, वरना मैं तुम्हें वहीं से उठवा लेता, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारे फ़ोन के अंदर से वो देख लिया था कि तुम किससे बात करती हो। लेकिन मैं किसी वक्त के इंतज़ार में था, तुमने वो वक्त आने से पहले ही मुझे अपना रूप दिखा दिया। काश मैं उस दिन ही तुमसे बात कर लेता, लेकिन मैं जब तक आया तुम जा चुकी थी। बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मजबूरी ये थी कि मैं जा नहीं सकती थी। मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड का नरम दिल है, वो मुझे फिर से अपना लेंगे, लेकिन 20 दिन की भागी हुई औरत को कौन रखता है। ना तो उसकी इज़्ज़त उसके पास होती है, और उन्होंने कुछ लफ्ज़ इस तरीके से मुझे कहे कि मैं शर्म से आपसे बता भी नहीं सकती। मैंने बच्ची के बारे में पूछा, उसने उन्हें कहा कि बच्ची तुम्हारे लिए मर गई है, वो मेरी बच्ची है, वो उसे मैं पाल रहा हूँ। तुम अपना देखो, तुम कहाँ पर हो, कैसी हो और क्या कर सकती हो। ये वाला तो छूट गया है, देख लो कोई और मिल जाए तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। मैं बहुत रोई, और रोने के बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने वहाँ जाके सारी बातें बताई कि मैंने इस तरीके से करा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं चुप रहती तो मैं जाती कहाँ, और अगर उसको नहीं पकड़वाती वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। मुझे पता था कि मेरी बदनामी होगी। पुलिस वालों ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। फिर वहाँ पे कुछ औरतें इस तरीके की आई थी जो कि ऐसी औरतों की मदद करती, संस्था चलाती है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी यहाँ पर। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत कुछ कहा, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बुलाया और उस लड़के को भी पकड़वाया और उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो उसने कहा मैं तो सिर्फ इसके साथ में एक टाइम पास कर रहा था, दिल बहला रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये गले का जाल बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी में ये इस तरह से आएगी। मैंने सोचा खेल कूद के टाइम पास करके छोड़ दूँगा, लेकिन ये तो गले ही पड़ गई और घर को छोड़कर आ गई। मैंने उससे कहा कि तुमने ही तो कहा था कि तुम आ जाओ। तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि कोई बहाना करके तुम घूमने के हिसाब से आ जाना, तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो पता है, तुम्हें ये तो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए था। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम घर छोड़ के भाग कर आओ मेरे साथ। फेसबुक का प्यार ऐसा ही होता है, एक दूसरे से अटैचमेंट कराता है, एक दूसरे की भावनाओं से खेलता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें गले के अंदर डाल के फिरूं। उसकी माँ ने भी साफ कह दिया कि जब तुम उस आदमी की नहीं हुई जिससे तुमने बच्चा पैदा करा, तो तुम मेरे लड़के की क्या होगी। और बस इस तरह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया। लाज़मी बात है, वो मुझे क्यों अपनाएंगे, जबकि मैंने उनको धोखा दिया। उनके बच्चे की माँ हो के भी मैंने गैर आदमी से ताल्लुकात बनाए और उसके साथ में रही। इस तरह से मेरी ज़िंदगी फ़ेसबुक ने ख़राब कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कभी भी आप किसी से भी मोहब्बत ना करें, ना ही किसी को अपनी आईडी दें, ना ही किसी से इस तरह की बातें करें। आज मैं जिस मोड़ पे जहाँ पर हूँ, अगर ये औरतें मुझे सहारा ना देती तो मैं पता नहीं कहाँ जाती, बिकती या क्या होता क्या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन बस यहाँ पर आ चुकी हूँ, इंतज़ार में हूँ, क्या पता मेरे हस्बैंड मुझे फिर से ले जाए, क्योंकि वो लड़का तो मुझे रखेगा नहीं, वो कुंवारा है और मैं शादीशुदा एक बच्चे की माँ हूँ। लेकिन इंतज़ार ये कब तक का है ये भी नहीं पता। रोज़ इंतज़ार करती हूँ, रोज़ सुबह होती है और रोज़ शाम हो जाती है, पर मेरे हस्बैंड ने ना तो मुझे फ़ोन करा, ना ही मुझे पूछा। और मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है। तो जब याद आती है ना, तो मैं अनाथ आश्रम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिन्हें एक एक महीना का या एक दिन का छोड़ के माएँ चली जाती हैं, मैं उन बच्चों के साथ उनका देख